स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। मिस्ड कॉल। तो यहाँ पे मिस्ड कॉल का क्या मतलब है? किसी ने फोन किया था, आपने उठाया नहीं। यहाँ पे मिस्ड कॉल का क्या मतलब है? देखो क्या लिखा हुआ है। तो क्या हुआ है, तो जो IMD है ना, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कि क्या काम करती है, बताती है कि मौसम कैसे रहने वाला है, फोरकास्ट देती है मौसम को लेके। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब उन्होंने फोरकास्ट किया था, उन्होंने बोला था कि बारिश कब शुरू होगी, मॉनसून कब आएगा, और उन्होंने जैसा बोला था उनके हिसाब से थोड़ा लेट हो गया। तो मिस्ड कॉल कहने का मतलब है कि उनकी प्रेडिक्शन थोड़ी सी इनएक्यूरेट हो गई है यहाँ पर, तो ये मिस्ड कॉल है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंडिया मस्ट ब्रेस इटसेल्फ। इंडिया को खुद को ब्रेस कर लेना चाहिए। ब्रेस करने का मतलब यहाँ पर खुद को तैयार कर लेना होता है। किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए आप खुद को तैयार करते हो, मतलब यू ब्रेस योरसेल्फ। चलो आपका इंटरव्यू होने वाला है, ब्रेस योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तूफान आने वाला है, तैयार हो जाओ, ब्रेस योरसेल्व्स, अ स्टॉर्म इज ऑन द वे। तो ब्रेस का मतलब ये होता है। तो भारत को खुद को तैयार कर लेना चाहिए। किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन बता रही है, फॉर अ डेफिशिएंट साउथ वेस्ट मॉनसून। डेफिशिएंट क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है ना किसी के अंदर, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब विटामिन्स की कमी हो गई। तो यहाँ पे कमी होने वाली है। किसकी कमी? साउथ वेस्ट मॉनसून की। मतलब सिंपल वर्ड्स में, इंडिया का जो मेन रेनी सीजन है, ठीक है, लगभग जून से सितंबर तक, ठीक है, ये जो रेनी सीजन है, इसके अंदर आपको डेफिशिएंसी दिखाई देगी। इस बार कम बारिश होने वाली है, तो उस कम बारिश के लिए भारत को खुद को तैयार कर लेना चाहिए। द साउथ वेस्ट मॉनसून यानी दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो है वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा? केरला में पहुंचा ऑन जून 4, 4 जून को पहुंचा। 3 days पास्ट इट्स नॉर्मल डेट। वो भी कब? नॉर्मल डेट, उसकी जो नॉर्मल डेट है जब उसको पहुंचना होता है ना, उसके पास्ट, यानी उसको पार करके, उससे लेट होकर। कितना लेट होकर? 3 दिन। 3 दिन लेट। जो यूजुअली जिस तारीख पे उसको आना चाहिए ना, उससे 3 दिन लेट आया वो। एंड 4 days बिहाइंड द इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ओन फोरकास्ट। और जो IMD है, मौसम विज्ञान विभाग वाले लोगों के अनुसार भी जो फोरकास्ट उन्होंने की थी, उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि कब आने वाली है, कब मॉनसून आने वाला है, वो तो 4 दिन, जब उन्होंने फोरकास्ट बताई थी कि अब आएगा, उसके 4 दिन बाद आया है। तो यहाँ पे IMD वाले भी पीछे रह गए सही फोरकास्ट देने में। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आप देखो, सब्जेक्ट है द साउथ वेस्ट मॉनसून, वर्ब है रीच। रीच का ऑब्जेक्ट है केरला। रीच के बारे में ये बात याद रखो। अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं कि वो बोल देंगे, क्या करेंगे, दैट ही रीच्ड टू दिल्ली। नहीं बोलना टू, सीधा बोलना है ही रीच्ड दिल्ली। बस रीच जो है अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरीके से जब आप उसको यूज करते हैं, उसके डायरेक्ट बाद प्लेस का नाम बताना है। आई रीच द पार्क, मैं पार्क पहुंच गया। शी रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच गई। तो रीच जब आप यूज करो तो ट्रांजिटिवली यूज करो, जगह का नाम बताओ। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, केरला में पहुंच गया साउथ वेस्ट मॉनसून। कब? ऑन जून 4। ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है। और फिर एक और एडवर्बियल फ्रेज आ गया और बताने के लिए इन्फॉर्मेशन कि 3 दिन लेट आया है। 3 days पास्ट। पास्ट यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। पास्ट का ऑब्जेक्ट है उसकी नॉर्मल डेट। उसकी नॉर्मल डेट के पास्ट 3 दिन बाद आया है वो। और एक और एडवर्बियल फ्रेज जोड़ना है, एंड से हमने जोड़ा कि 4 दिन बिहाइंड आया है। बिहाइंड किसके? बिहाइंड भी एक प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फोरकास्ट। अब फोरकास्ट किसकी है? IMDB की। देखो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है पोजीशन दिखाने के लिए कि इसका पोजीशन क्या है? फोरकास्ट, इसकी फोरकास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस यहाँ पर काम कर रहा है। तो आपके कॉम्प्रिहेंशन का बहुत टेस्ट होता है एग्जाम्स के अंदर। कॉम्प्रिहेंशन के बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और अपनी डेली लाइफ में भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएंगे और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे समझदार इंसानों वाली। ठीक है, तो कैसे समझते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस को, एडवांस्ड वोकैबुलरी को? यहाँ पर आप
वही सीखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है सिंस 2015 से लेके आज तक ये पहली बार हुआ है दैट कि द एजेंसी हैज मिसजज्ड, जो मौसम विज्ञान विभाग वाले हैं उन्होंने मिसजज किया है, मतलब गलत जज कर लिया, गलत अनुमान लगा लिया। किसका गलत अनुमान? द ऑनसेट, ऑनसेट का। ऑनसेट मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत। तो यहाँ पे जो ऑनसेट है, जो बारिश आने की शुरुआत है, मॉनसून की बिगिनिंग है, उसको उन्होंने मिस जज कर लिया, यानी उनका अनुमान, उसके आगमन का अनुमान थोड़ा गलत लगा लिया। बियॉन्ड इट्स मार्जिन ऑफ एरर, वो भी कितना गलत लगाया ये एडोबिल फ्रेज हमको बता रहा है, बियॉन्ड इट्स मार्जिन ऑफ एरर। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ एरर बोले तो क्या होता है। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब ये होता है कि आप एकदम प्रॉपर एक्यूरेट प्रिडिक्शन तो कर नहीं सकते कि 2 तारीख को 2 बजे बारिश आएगी, तो इसलिए उनको एक मार्जिन मिला होता है कि अगर आपने बोला है कि 2 तारीख को बारिश आएगी तो मतलब 2 तारीख को शाम को, या 3 तारीख को, 1 तारीख को, तो मतलब थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो वो एक मार्जिन है कि उतना तो रीजनेबली रॉन्ग हो ही सकता है, रीजनेबल है इतना, तो एकदम सटीक तो कोई बता नहीं सकता। तो एक मार्जिन ऑफ एरर उनको मिला हुआ है, मतलब इस मार्जिन तक वो बता सकते हैं, उसको एरर नहीं माना जाएगा कि उन्होंने गलत प्रेडिक्शन कर दी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, वो एक्सेप्टेड है वो मार्जिन, ठीक है। लेकिन उस मार्जिन ऑफ एरर से भी बियॉन्ड चले गए इस बार, मतलब इस बार वो कुछ ज्यादा ही गलत साबित हो गए, मार्जिन से भी बियॉन्ड चले गए वो, उन्होंने इतना मिस जज कर लिया इस मॉनसून के ऑनसेट को, ठीक है। अ लेट अराइवल, लेट आना, लेट जो पहुंच है इन इटसेल्फ, अपने आप में, इज नो कैलेमिटी, ये अपने आप में कोई कैलेमिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा, ठीक है, ये आपदा नहीं आ गई है, ये अपने आप में कोई बहुत खराब चीज नहीं है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था दिस, द फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, सिंस प्रेपोजिशन है, और फिर 2015 उसका ऑब्जेक्ट, फिर दैट कंजंक्शन ने आगे बताया कि हुआ क्या है, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट आ गया एजेंसी, मेन वर्ब है हैज मिसजज्ड, मिसजज का ऑब्जेक्ट है ऑनसेट, और कैसे मिसजज किया एडवर्ब ने बताया, एडोबिल फ्रेज ने, जिसकी शुरुआत कर रही है बियॉन्ड प्रेपोजिशन, बियॉन्ड इट्स मार्जिन ऑफ एरर। बियॉन्ड का असली ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड इट्स मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। मार्जिन किसका है? ऑफ ने बताया एरर का है, और इट्स क्या है? पॉजेसिव डिटर्मिनर है, किसके लिए? इट्स मार्जिन, मतलब एजेंसी का जो मार्जिन ऑफ एरर है ना, उससे भी बियॉन्ड चले गए। अ लेट अराइवल यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है इज, और ये कैलेमिटी नहीं है, कैलेमिटी यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द डेट ऑन विच द रेन्स टच द केरला कोस्ट, मतलब वो तारीख जिस तारीख पर बारिश छूती है केरला कोस्ट को, केरल के तट को जब छूती है, हैज लिटिल स्टेटिस्टिकल बेयरिंग ऑन हाउ मच फॉल्स ओवर द 4 months दैट फॉलो, मतलब किस तारीख को, ठीक है, किस तारीख को बारिश टच करती है केरला के तट को, उसकी ना लिटिल स्टेटिस्टिकल बेयरिंग है, यानी बहुत कम उसकी बेयरिंग है। बेयरिंग मतलब बहुत कम रेलेवेंस है, बहुत कम कनेक्शन है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। स्टेटिस्टिकल बेयरिंग नहीं है, मतलब उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि बारिश शुरू कब हुई है, कब मॉनसून शुरू हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। किस बात पे फर्क नहीं पड़ता? ऑन किस पे नहीं पड़ता? हाउ मच फॉल्स, कि कितना गिरेगा, मतलब कितनी बारिश आगे जाके होने वाली है, ओवर द 4 months, 4 महीने के ड्यूरेशन में, 4 महीने की अवधि के दौरान कितनी बारिश होने वाली है, दैट फॉलो। फॉलो कौन कर रहा है? ये मंथ्स, जो 4 महीने आने वाले हैं, हाउ मच फॉल्स ओवर द 4 months दैट फॉलो, जो 4 महीने आगे आने वाले हैं, शुरुआत के आगे जो आएंगे महीने, ये 4 महीनों में टोटल मिला के कितनी बारिश होने वाली है, कैसे बारिश होने वाली है, इस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो शुरू कब हुई है। तो लिटिल, यहाँ पे देखो लिटिल का यूज किया हुआ है, जब खाली आप लिटिल का यूज करो ना, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब ना के बराबर स्टेटिस्टिकल बेयरिंग है, मतलब ना के बराबर फर्क पड़ता है इस बात से कि बारिश शुरू कब हुई है, कि कितनी बारिश होगी 4 महीने में। अब बेयरिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बेसिकली डे टू डे लाइफ में आप बेयरिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। बेयरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज पर किसी दूसरी चीज का कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको कितना एक्सपीरियंस है, उसका ना इस जॉब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, हम तो भाई आपको फ्रेशर मानेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, योर एक्सपीरियंस हैज नो बेयरिंग ऑन दिस जॉब, ऐसे, ठीक है। ये जो एविडेंस आप दिखा रहे हो, इसका इस केस से कोई प्रभाव,
इस केस से कोई मतलब नहीं, इस केस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं क्या बोलूंगा, दिस एविडेंस डज नॉट हैव अ बेयरिंग ऑन द केस, या इट हैज नो बेयरिंग ऑन द केस। कोई कब सक्सेसफुल होगा ये एज नहीं बताती उसकी, तो आप क्या बोल सकते हैं, एज हैज नो बेयरिंग ऑन सक्सेस। तो बेयरिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज हुआ है कि स्टेटिस्टिकल कोई बेयरिंग नहीं है, कि आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है कि ऐसा कुछ फर्क पड़ जाता है। तो डेट यहाँ पर सब्जेक्ट है और ऑन विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन फ्रेज है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को, जो डेट को ही पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी डेट, ये क्लॉज बता रहा है कौन सी डेट है। फिर सब्जेक्ट है रेन्स, टच इसके लिए वर्ब है, टच का ऑब्जेक्ट हो गया द केरला कोस्ट, कोस्ट नहीं कोस्ट, द केरला कोस्ट। ठीक है, अब इस डेट के लिए मेन वर्ब यहाँ पे आया है हैज। ये जो हैज है ये मेन वर्ब है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और हैज का ऑब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल बेयरिंग, और कितनी है, लिटिल है, लिटिल डिटर्मिनर है, क्वांटिफायर बोल सकते हो, बोल रहा है कि बहुत कम बेयरिंग है। स्टैटिस्टिकल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, मॉडिफायर हो गया बेयरिंग के लिए, और किस चीज के ऊपर है कम स्टैटिस्टिकल बेयरिंग, ऑन प्रेपोजिशन बताएगी, पोस्ट मॉडिफाई करेगी बेयरिंग को कि बेयरिंग किस चीज पे है, कितनी है। ठीक है, तो किस पे है, तो ऑन का जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपने आप में ये हाउ मच वाला क्लॉज बन गया कि हाउ मच फॉल्स, कि कितना फॉल करने वाला है, जिसमें हाउ मच अपने आप में सब्जेक्ट है और साथ में इंटरोगेटिव क्वांटिफायर भी है क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, मेन वर्ब है फॉल, और ओवर द 4 months ये एक एडवर्बियल फ्रेज है जहां पे ओवर एक प्रेपोजिशन है, ओवर का ऑब्जेक्ट है मंथ्स, मंथ्स कितने 4 ने न्यूमरल एडजेक्टिव बन के मंथ्स को मॉडिफाई किया, और दैट फॉलो क्या, एक छोटा सा रिलेटिव क्लॉज है, मंथ को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन से मंथ, वो मंथ जो आगे फॉलो कर रहे हैं, जो आगे आने वाले हैं। ये एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है 4 months को। कौन से 4 months, वो 4 months दैट फॉलो, यानी जो आगे आएंगे। मैनी टाइम्स, कई बार, इन द पास्ट, इतिहास में, द मॉनसून हैज बिगन अर्ली, मॉनसून ने शुरू किया है पहले, एंड फेल्ड, और फेल हो गया है, विफल हो गया है, कोई फायदा नहीं हुआ, ज्यादा बारिश नहीं हुई। एंड ऑल्सो बिगन लेट, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि लेट शुरू हुआ है, एंड रिकवर्ड, और बाद में उसने रिकवर कर लिया, बाद में अच्छा फायदा भी उसने दिखा दिया। तो ऐसा, इससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा हुआ है पहले कि बारिश लेट आई लेकिन बाद में अच्छी खासी बारिश हो गई, और कभी कभी ऐसा हुआ कि जल्दी आ गई लेकिन बाद में वो फेल हो गई। इट इज व्हाट द मॉनसून हैज इन स्टोर ओवर द नेक्स्ट 4 months दैट इज अनसेटलिंग। अनसेटलिंग किसी चीज को आप कहते हो मतलब वो आपको दुखी कर देने वाला है, परेशान कर देने वाली कोई चीज है, वो अनसेटलिंग है। किसी का बिहेवियर अनसेटलिंग है, कोई एटमॉस्फेयर अनसेटलिंग है। तो यहाँ पे क्या चीज हमें परेशान कर रही है, क्या चीज परेशान कर रही है, इट ने डमी सब्जेक्ट बन के बताया यहाँ पर कि वो क्या चीज है जो हमें परेशान कर रही है, वो क्या है, वो इट इज व्हाट द मॉनसून, कि मॉनसून हैज इन स्टोर, कि अगले 4 महीनों में मॉनसून क्या करने वाला है। ठीक है, व्हाट द मॉनसून हैज इन स्टोर, मतलब अगर आप बोलते हो ना समथिंग इज इन स्टोर, मतलब जो चीज आपको देखनी पड़ेगी, आगे आ रही है, वो इट इज ऑन द कार्ड्स, आप देखोगे उसको। तो मॉनसून हमें क्या क्या, ठीक है, गुल खिलाने वाला है ओवर द नेक्स्ट 4 months, अगले 4 महीनों में क्या गुल खिलाने वाला ना, ये बात है जो कि अनसेटलिंग है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट समझो, यहाँ पे इट एक डमी सब्जेक्ट है क्योंकि असली सब्जेक्ट है ये पूरा क्लॉज, कि मॉनसून हमें अगले 4 महीने में क्या दिखाने वाला है ना, ये चीज अनसेटलिंग है। तो मैं सीधा बोल सकता था व्हाट द मॉनसून हैज इन स्टोर ओवर द नेक्स्ट 4 months इज अनसेटलिंग, लेकिन इस पे थोड़ा और फोकस दिखाने के लिए, इस पर एम्फोसिस डालने के लिए मैंने इट को डमी सब्जेक्ट बनाया कि इट इज, फिर ये चीज बताई कि वो चीज जो अनसेटलिंग है ना वो ये चीज है जो कि अनसेटलिंग है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको यहाँ पर, जैसे इट इज व्हाट यू डू दैट मैटर्स, मतलब जो चीज मैटर करती है ना वो ये है कि आप क्या करते हो। या तो मैं इसको सीधा बोल सकता था व्हाट यू डू मैटर्स, व्हाट यू डू मैटर्स, जो आप करते हो वो मैटर करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया व्हाट यू डू और मैटर उसके लिए वर्ब आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने व्हाट यू डू को एम्फसाइज करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से बीच में रखा व्हाट यू डू, कि इट इज व्हाट यू डू, जो आप करते हो ना वो है वो चीज जो मैटर करती है। और आप डायरेक्ट बोल सकते थे व्हाट यू डू मैटर्स या इट इज व्हाट यू डू दैट मैटर्स, तो ऐसे ना ज्यादा फोकस डाल पाते हो आप। तो यही आपको यहाँ पे दिख रहा है।
India Meteorological Department has pegged seasonal rainfall at 90% of the long period average with a 60% probability of an outright deficient year. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि IMD ने क्या किया है, पैग किया है. किसी चीज को पैग करने का मतलब होता है किसी चीज की अमाउंट को फिक्स करके बता देना कि ऐसा होने वाला है. जैसे द शॉपकीपर पैक्ड द प्राइस एट 50 रुपीज, तो शॉपकीपर ने ना 50 रुपये प्राइस फिक्स कर दिया. तो डिपार्टमेंट ने देखो क्या पैग किया है कि सीजनल रेनफॉल कितनी होने वाली है. जो रेनी सीजन होता है इंडिया में, इसमें जो बारिश होती है वो कितनी होने वाली है, 90% होने वाली है ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज. तो मौसम विभाग वालों ने क्या ना एक एवरेज निकाली हुई है कि कई सालों के दौरान कितनी बारिश होती है, उसका उन्होंने एवरेज निकाला. जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर बारिश होती है भाई, तो उसका ना 90% होगी इस बार, मतलब बिलो एवरेज बारिश होगी. जितनी हमेशा होती है एवरेज जो निकाला हुआ है उससे कम होगी विद 60%. और साथ ही साथ 60% प्रोबेबिलिटी है, संभावना है किसकी, ऑफ एन आउटराइट डेफिशिएंट ईयर. आउटराइट मतलब सीधा सीधा पूरे रूप से डेफिशिएंट ईयर ये रहने वाला है, कम बारिश वाला रहने वाला है. डैश लगा के बता रहे हैं क्या है, इट्स मोस्ट पेसिमिस्टिक प्री सीजन कॉल इन अ डेकेड. मतलब डेकेड मतलब 10 साल का समय, 10 साल के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव फोरकास्ट है ये, सबसे ज्यादा पेसिमिस्टिक है, मतलब बहुत ही निराशावादी है, बहुत निराश कर देने वाली कॉल है ये इनकी. इनका ये ऐसा अनुमान है, ठीक है, ऐसी फोरकास्ट है जो 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा पेसिमिस्टिक है, सबसे ज्यादा निराश करने वाली है. प्री सीजन का मतलब क्या है, सीजन आने से पहले उन्होंने अनुमान लगा के बताया है कि इतनी बारिश होने वाली है. ओनली द नॉर्थ ईस्ट इज एक्सपेक्टेड टू सी नॉर्मल रेन. सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही ना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत को ही सामान्य बारिश मिलने की उम्मीद है. द नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, द पेनिनसुला एंड द मॉनसून कोर जोन that waters most of the country's rain-fed farmland are all forecast to fall short. अब यहाँ पे क्या है, पहले तो बोला कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही नॉर्मल रेन मिलने वाली है यहाँ तक, और फिर कुछ एरियाज के नाम लिए, द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, द पेनिनसुला. पेनिनसुला बोलने से क्या मतलब है कि सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया जो है वो, एंड द मॉनसून कोर जोन. मॉनसून का जो कोर जोन है मतलब मॉनसून की रेंज जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पे अधिकांश ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पे बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है. रेन फेड फार्म है ये, मतलब इनको बारिश के पानी से इरिगेशन मिलता है, ठीक है. रेन फेड फार्म है ये. तो ये हो गया मॉनसून का कोर जोन, दैट वाटर्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जिससे पानी मिलता है देश के सबसे ज्यादा रेन फेड फार्म को. तो ये जो सारे एरिया है ना, इसके लिए वर्ब आ गया आर. ये सारे फोरकास्ट है, ये पैसिव वॉइस है. फोरकास्ट की तीनों फॉर्म सेम रहती है, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट. तो ये सारों को फोरकास्ट किया गया है कि ये फॉल शॉर्ट करने वाले हैं. फॉल शॉर्ट करना मतलब कम पड़ना, कम रहना, कम रह जाना. तो पहले तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे फिर पैसिव वॉइस में वर्ब है देखो एक्सपेक्टेड, उससे उम्मीद की जा रही है कि वो क्या करेगी. इन्फिनिटिव में बताया कि वो नॉर्मल रेन को सी करेगी, और फिर सेमीकोलन लगा के. अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है देखो, ये सारे देखो, द नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, द पेनिनसुला एंड द मॉनसून कोर जोन. और ये मॉनसून कोर जोन क्या है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया, जो वाटर करता है मोस्ट ऑफ कंट्रीज रेन फेड फार्मलैंड. ये सारे, तो ये सारे मिलके फिर इनके लिए वर्ब आया आर. ये सारे आर हैं, फोरकास्ट हैं, यानी इनके लिए फोरकास्ट की गई है कि ये करेंगे फॉल शॉर्ट, कम पड़ जाएंगे. एज मॉनसून वॉचर्स, मॉनसून को ऑब्जर्व करने वाले, उसको देखने वाले, हैव ऑफन कॉशन, जैसा कि उन्होंने कई बार ये हमें सावधान किया है. कॉशन करना मतलब सावधान रहने के लिए कहना, अलर्ट करना. क्या, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन. और देखो अब ये डैश आ गया, यहाँ पे भी डैश है. डैश वाली इन्फॉर्मेशन को कुछ देर के लिए ना, जब भी डैश आ जाए उस इन्फॉर्मेशन को देखो ही मत, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. पहले आप ये देखो, बस इतना देखो आप यहाँ से यहाँ तक. इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट मैटर्स. ये तो वही स्ट्रक्चर वाला है सेंटेंस जो हमने अभी देखा था. इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट मैटर्स. मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन. आप सीधा बोल सकते हो द डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, लेकिन इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट मैटर्स, तो फोकस किया हमने डिस्ट्रीब्यूशन को कि डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है.
अब ये किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब यहाँ पे समझाया गया डिस्ट्रीब्यूशन क्या, द सडन लॉन्ग ड्राई स्पेल्स। लॉन्ग ड्राई स्पेल्स का मतलब है बहुत लंबा समय जब बारिश ना हो रही हो, बारिश ना होने का एक लंबा समय। सोन क्रॉप्स दैट देन फेस द डेंजर ऑफ बीइंग अनवाटर्ड। सोन क्रॉप्स यानी वो फसलें जो बोई गई हैं, दैट देन जो कि फिर फेस करती हैं द डेंजर, इस खतरे का सामना करती हैं अनवाटर रह जाने का, कि उनको प्रॉपर पानी ना मिले, ऐसा खतरा बन जाता है। मतलब अचानक लंबा सूखा दौर जो आ जाता है, सडन अचानक लॉन्ग ड्राई स्पेल, लंबे समय तक जब बारिश ही नहीं होती, ठीक है, और जो बोई गई फसलें हैं उन्हें पानी कम मिलने का, ना मिलने का खतरा पैदा हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मैटर करता है। तो देखो, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए एक ही बार में, एक ही दिन में सारी बारिश हो गई और उसके बाद हुई नहीं, तो बारिश तो बेशक बहुत सारी हो गई लेकिन वो एक ही बार में हो गई, तो रेगुलरली वाटर सप्लाई नहीं मिला क्रॉप्स को, तो क्रॉप्स फिर से बहुत अच्छा यील्ड हमें नहीं दे पाएंगी, ठीक है। और वहीं पे अगर बारिश कम हो पर रेगुलरली हो, थोड़े थोड़े इंटरवल में, तो रेगुलरली इरिगेशन होगा क्रॉप्स का, जिससे कि फिर अच्छी यील्ड हमें मिलेगी, मतलब अच्छी पैदावार होगी, अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। एक बार में ज़्यादा बारिश हो जाए तो कोई फायदा नहीं है उससे, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बारिश का, कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है अपने अपने टाइम पर जो है, ओवर अ पीरियड अच्छे से बारिश अगर हो तो अच्छा रिजल्ट होता है। एवरी मॉनसून इज कॉन्सिक्वेंशियल फॉर इंडिया। किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंशियल होना मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होना, उसका बहुत फर्क पड़ता है। कॉन्सिक्वेंशियल है, आपका फैसला बहुत, ठीक है, मायने रखता है, योर डिसीजन इज कॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है। तो ऐसे एवरी मॉनसून इज कॉन्सिक्वेंशियल फॉर इंडिया, दिस वन इज एक्सेप्शनली सो। ये वाला तो और ज्यादा है, सो देखो प्रो फॉर्म का एडवर्ब है ये, कि इस बार का तो ना और भी ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है। कॉन्सिक्वेंशियल को नहीं बोलना इसलिए हमने सिर्फ सो बोल दिया, दोबारा से नहीं बोलना ना। दिस वन इज एक्सेप्शनली सो, क्यों? बिकॉज कंजंक्शन ने बताया कि इट अराइव्स अटॉप एन इनपुट क्राइसिस, क्योंकि ये आ रहा है पहले से ही इनपुट क्राइसिस चल रहा है, उसके अटॉप आ रहा है, यानी ऑन टॉप ऑफ है। इसका मतलब कि पहले से इनपुट क्राइसिस चल रहा है, उसके ऊपर से अब ये मॉनसून आ रहा है, तो ये वाला मॉनसून तो और भी कॉन्सिक्वेंशियल है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि इनपुट क्राइसिस पहले से ही चल रहा है। अब ये इनपुट क्राइसिस क्या होता है? इनपुट क्राइसिस का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को रिसोर्सेज की पहले से ही कमी हो रखी है, फर्टिलाइजर्स वगैरह सब महंगे हुए हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इनपुट होती है। इनपुट इनको क्यों बोलते हैं? कि इनका यूज़ करके फिर आप फसल बोते हो, फिर ही तो आउटपुट मिलता है आपको। तो इनपुट का पहले ही क्राइसिस चल रहा है, उसके ऊपर से यहाँ पे अभी मॉनसून हमारे लिए बहुत जरूरी है। द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड द डिसरप्शन हो चुका है ना, बाधित हो चुका है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो समुद्री वो रास्ता है जहाँ से बहुत सारा ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है अब, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स भी इन टर्न महंगे हो जाते हैं। तो अर्लियर दिस ईयर, यानी इस साल की शुरुआत में जो हमें दिखा डिस्ट्रप्शन, वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट, इसने थ्रॉटल कर दिया है। थ्रॉटल करना ना लिटरली होता है किसी आदमी की गर्दन दबा के उसे मारने की कोशिश करना। यहाँ पे थ्रॉटल का मतलब क्या है? एनर्जी सप्लाई को थ्रॉटल कर दिया है। थ्रॉटल कर दिया मतलब कम कर दिया, लिमिट कर दिया, कंट्रोल कर दिया। एनर्जी सप्लाई की पहले ही ऐसी तैसी हुई है, एनर्जी सप्लाई कम हो रही है, एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी पहले से ही कम है। तो इन सब के अमिड मॉनसून ये वाला हमारे लिए हो जाता है बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल। हिस्ट्री ऑफर्स लिटिल कंफर्ट। अगर हम इतिहास पर भी नजर डालें तो हमें कुछ ज्यादा आराम तो नहीं मिलता। लिटिल, फिर से लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। लिटिल और अलिटिल में बहुत डिफरेंस होता है। लिटिल हमेशा थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है कि कोई चीज बिल्कुल ही ना के बराबर है, ठीक है। अराउंड 60% ऑफ एल नीनो ईयर्स सिंस 1951 हैव ब्रॉट डेफिशिएंट और बिलो नॉर्मल रेन्स। मतलब जब भी एल नीनो के ईयर्स हमने देखे हैं 1951 से लेके, तो वो डेफिशिएंट या बिलो नॉर्मल रेन लेकर आए हैं। मतलब बहुत ही कम बारिश हुई है या बिलो नॉर्मल बारिश हुई है। नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया हो जाती है बहुत गर्म समर में, अब हॉट एयर ऊपर राइज करती है तो लो प्रेशर एरिया बन जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, क्योंकि एयर ऊपर राइज करती है तो राइज करके मॉइस्चर विंड में आ जाता है, और ये विंड क्या है फिर मॉनसून लेके आती है, ठीक है। अगर लो प्रेशर होगा तभी विंड ऊपर जाएगी और फिर
मॉनसून लेके आएगी। लेकिन एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है, ठीक है। इसमें पैसिफिक ओशन बहुत ही ज़्यादा वार्म हो जाता है। इसके वार्म होने की वजह से जो राइजिंग एयर है, जो नॉर्मली हेल्प करती है रेनफॉल को, वो ईस्ट की तरफ जाती है, पैसिफिक की तरफ जाती है, और एयर सिंक होती है, एयर नीचे की तरफ जाती है। इंडियन रीजन में एयर नीचे जाती है क्योंकि प्रेशर जो है यहाँ पर वो हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर है तो विंड नीचे जाती है, और जब विंड नीचे जाती है तो ऊपर नहीं जा पाती, है ना। सिंपल वर्ड्स में, अगर विंड नीचे जाती है तो ऊपर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ऊपर नहीं जाएगी तो इवेपोरेट नहीं होगी, मतलब वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, और फिर ऊपर नहीं जाएगी तो वाटर बेयरिंग क्लाउड्स भी नहीं आएंगे और बारिश नहीं होगी फिर। तो इंडिया के पास मॉइस्चर पहुंच नहीं पाता इस वजह से, और रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एल नीनो जो है ना, उसकी वजह से रेनफॉल कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। नॉर्मली अगर मान लो 100 यूनिट बारिश होनी होगी तो 90 यूनिट बारिश होगी, ये मॉनसून वीक हो जाता है। तो जब जब ये एल नीनो का इफेक्ट हमें देखने को मिला, तब या तो डेफिशिएंट बारिश हुई है या बिलो नॉर्मल बारिश हुई है। 2002-2009 वर द सीवियरेस्ट ड्राउट्स ऑफ द सेंचुरी। 2002 और 2009 में तो सबसे ज़्यादा सीवियर मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत बड़े लेवल पे कोई चीज़ होने वाली जो होती है, बहुत गंभीर सूखे पड़े थे इस सदी के, विथ सिग्निफिकेंट शॉर्ट फॉल्स इन 2014 एंड 2015। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने वाला, ठीक है। 2014 2015 में भी हमने भारी शॉर्ट फॉल देखे थे, बहुत कम बारिश हुई थी इन सालों में भी। विद एल नीनो नाउ नियर सर्टेन, अब क्योंकि एल नीनो तो लगभग बहुत चांसेस उसके ज़्यादा लग रहे हैं, नियर सर्टेन ही है। सर्टेन मतलब पूरा पक्का है उसका होना, नियर सर्टेन मतलब लगभग पक्का ही है उसका होना। थ्रू द हार्ट ऑफ द सीजन, जो सीज़न का हार्ट चल रहा है यहाँ पे, जो मेन महीने चल रहे हैं, मुख्य महीने, इसमें अब उसका आना बहुत लाजमी है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट काउंट ऑन अ लेट रिडीमिंग स्विंग ऑफ द इंडियन ओशन डायपोल। तो इंडिया को अब काउंट ऑन नहीं करना चाहिए, यानी भरोसे नहीं बैठना चाहिए। किसके भरोसे? लेट आने वाले रिडीमिंग। कोई चीज़ अगर रिडीमिंग है ना, तो वो चीज़ ना बहुत अच्छी है और किसी खराब चीज़ के लिए वो कॉम्पनसेट सा कर देती है। जैसे अगर कोई एक आदमी झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है लेकिन वो दयालु बहुत है, तो उसका जो दयालु होने का जो नेचर है ना, वो रिडीमिंग क्वालिटी है उसके अंदर। तो रिडीमिंग मतलब जो किसी दूसरे बैड इफेक्ट को कम कर दे। तो एक रिडीमिंग स्विंग होगा ये इंडियन ओशन डायपोल का, इसके ऊपर काउंट ऑन नहीं करना चाहिए। अब ये इंडियन ओशन डायपोल क्या है? तो क्या होता है कि इंडियन ओशन जब आप देखें, यानी इंडिया के नीचे ठीक जो ओशन का पार्ट है वो क्या है? इंडियन ओशन। तो लेफ्ट में आप मैप को विजुलाइज करो तो लेफ्ट में, यानी कि इंडिया के वेस्ट में, तो जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है ना, ये वार्म हो जाता है और ईस्टर्न इंडियन ओशन कूल हो जाता है, और इसकी वजह से रेनफॉल आती है वेस्ट साइड पे, ओशन की वेस्ट साइड पे, और फिर इंडिया का मॉनसून फ्लो बढ़िया हो जाता है, रेनफॉल अच्छी आती है। एल नीनो को भी ना ये एल नीनो से फाइट कर सकती है। ये आईओडी जब नेगेटिव होता है ना, तो ईस्ट साइड का जो इंडियन ओशन है वो हो जाता है वार्म, और वेस्ट साइड का इंडियन ओशन कूल हो जाता है, और रेनफॉल फिर होती है इंडोनेशिया में और नियर बाय उसके रीजन्स में, और इंडिया पर होती है फिर कम रेनफॉल। दैट मीन्स एक्टिवेटिंग द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जल शक्ति एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्रीज on a war footing along with the disaster management authorities with advisories steering farmers toward short duration pulses oil, अरे बड़ा लंबा निकला है, तो pulses oil seeds and millets over thirsty paddy। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है। इस चीज़ का क्या मतलब है कि एक्टिवेट करना। किस चीज़ को एक्टिवेट करने की बात हो रही है भाई? यहाँ पर ये सारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जल शक्ति एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्रीज, ये जो सारी अथॉरिटीज़ हैं, ये जो सारी मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ हैं, अब इनको एक्टिवेट करना चाहिए ऑन अ वॉर फुटिंग। ऑन अ वॉर फुटिंग का मतलब होता है बहुत गंभीर रूप से एक्टिव करना चाहिए, एक इमरजेंसी मानना चाहिए इसको। जैसे वॉर हो जाता है तो काम होता है फटाफट, जल्दी करो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वॉर फुटिंग इडियम है इंग्लिश में। इफ़ यू डू समथिंग ऑन अ वॉर फुटिंग, मतलब आप उसको बहुत सीरियसली लेते हो, बहुत गंभीर रूप से आप काम करते हो, तो ऑन अ वॉर फुटिंग इनको एक्टिवेट कर देना चाहिए। Along with the
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है ना जो, उनको भी मतलब आपदा प्रबंधन वाले विद एडवाइजरीज, और एडवाइजरीज देनी चाहिए। एडवाइजरी मतलब सलाह, ठीक है, सलाह देनी है। सलाह दे के क्या करना है, स्टीयर करना है फार्मर्स को। कार में होता है स्टीयरिंग व्हील, उसका यूज करके आप क्या करते हो, कार को स्टीयर करते हो, मतलब कार की डायरेक्शन को सही रखते हो, कार को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो यहाँ पे आपको फार्मर्स को स्टीयर करना है, किसानों को आपको मार्गदर्शन देना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। उनको किसकी ओर लेके जाना है, शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस। उनको बोलना है कि भाई दाल वाल उगा लो, ऑयल सीड उगा लो, मिलेट उगा लो। ओवर मतलब किसी चीज को अवॉइड करते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए, उस पर कम ध्यान देते हुए। थर्स्टी पैडी मतलब भाई ये धान की जो प्यासी फसल है ना, जो पानी की प्यासी है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए इसको छोड़ो, ये मत उगाओ और आप इन फसलों पर ध्यान दे लो इसके बजाय। तो ऐसा करने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित करना है। डिसिप्लिन ग्राउंड वाटर एंड रेजर्वायर मैनेजमेंट आर नेसेसरी। डिसिप्लिन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, अब क्योंकि जब बारिश कम होगी तो लोग ट्यूबवेल के पानी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ग्राउंड वाटर को बार बार निकालेंगे, तो ग्राउंड वाटर फिर डिक्लाइन करेगा, तो उसका मैनेजमेंट नेसेसरी है। रिजर्वायर मैनेजमेंट नेसेसरी है। रिजर्वायर क्या होते हैं, मैन मेड लेक्स होती है, पानी को स्टोर करके रखा जाता है, फिर उसको क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए यूज करते हैं या फिर हाइड्रो पावर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और ड्रिंकिंग के लिए भी कर सकते हैं। सो डिसिप्लिन ग्राउंड वाटर और रिजर्वायर मैनेजमेंट नेसेसरी हो जाते हैं। और क्रॉप इंश्योरेंस, वही फसल बीमा, एंड रिलीफ प्रोविजनिंग मस्ट बी रेडीड, इनको तैयार कर लिया जाना चाहिए। देखो रेडी वर्ब की तरह भी यूज हो जाता है। फसल बीमा और जो अलग अलग प्रोविजंस हैं, रिलीफ प्रोविजंस किसानों के लिए, उनको तैयार रखा जाना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए। इंडिया विल ऑल्सो हैव टू ब्रेव, इंडिया को ब्रेव करना होगा। ब्रेव मतलब बहादुर इंसान, लेकिन ब्रेव एज अ वर्ब यूज होगा तो मतलब उसको क्या करना होगा, इंडिया को सामना करना होगा। मोर डेज ऑफ सिवियर हीट, बहुत ज्यादा गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना होगा। विच अ पास्ट लैंडस्केप विल ओनली शार्पन, जिसको शार्पन कर देगा और ज्यादा तीव्र कर देगा और तेज कर देगा। पास्ट लैंडस्केप, सूखा, जो सूखी हुई जमीन है ना, झुलसती हुई जमीन जो है, वो उसको और तीव्र बना देगा। किसको, सिवियर हीट को। द गवर्नमेंट एज रिसेंटली एज लास्ट वीक, गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही क्लेम किया था, दावा किया था कि वो डिलीवर करेंगे एक रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन। भाई हम तो बहुत सारी खरीफ फसलें आपको उगा कर देंगे, बहुत सारी खरीफ फसलें, मेनली जिसमें क्या चावल आता है। वेल होपिंग फॉर द बेस्ट, उम्मीद तो करनी चाहिए बेस्ट की कि भाई रेनफॉल अच्छा हो जाए, मानसून आ जाए, इरिगेशन हो जाए और खरीफ प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। बेस्ट को होप करो। इट मस्ट प्रिपेयर, लेकिन प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अ वीक मानसून वुड फॉल ऑन अ फार्म इकोनॉमी, वीक मानसून जो है ना, कि अगर मानसून वीक रहा तो ये गिरेगा किसके ऊपर, फार्म इकोनॉमी पर, यानी कृषि अर्थशास्त्र पर। कृषि अर्थशास्त्र को फिर ये वीकन कर देगा। हुज न्यूट्रिएंट्स, जिसके न्यूट्रिएंट्स यानी जिसके पोषक तत्व, एंड फ्यूल और ईंधन, आर बोथ दोनों ही, ऑलरेडी बेचारे पहले से ही, स्केर्स हैं यानी बहुत कम है, इनएडिक्वेट हैं इनफ नहीं है, और डियर है बहुत प्यारे हैं। ना प्यारे नहीं, डियर मतलब प्यारे होता है, लेकिन यहाँ पर डियर का मतलब है एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं। क्या आपको पता है डियर का मतलब बहुत महंगा भी होता है। तो ये पहले से ही स्केर्स और डियर हो चुके हैं। डियर भी है ना, डियर, जब कोई चीज डियर होती है तभी तो डियर होती है, मतलब कोई चीज प्यारी होती है तो वो महंगी हो जाती है। तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली समझते, सीखते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।